Yes. So hello everyone. Today I am discussing the chapter number 4 under the GST exemption ka chapter. That is. So I completed 3 chapters. The first one is introduction, second is supply, and third is charge of GST. What is the purpose of to reading the fourth chapter and understanding of this fourth chapter? सो एग्जिम्पशन वाले चैप्टर का बेसिक क्या रहेगा, उस बेसिक के अकॉर्डिंग सारे एग्जिम्पशन जो है वो हम कंसीडर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि किस तरीके से हमें कंसीडरेशन या किस तरीके से हमको क्या करना है, उस एक एक एग्जिम्पशन पर फोकस करना है, याद नहीं करना है। बिकॉज नॉट पॉसिबल कि आप 140 पेज को रट सको, लेकिन इट इज पॉसिबल कि आप उसे समझ सको। अंडरस्टैंडिंग इज अ की। सो द एग्जिम्पशन अंडर जीएसटी, लेट्स स्टार्ट। This is my name. You know also the channel name is, and I got 68 marks in indirect tax, and I want that you achieve the 70 plus marks, and that is the reason I am uploading a very short sweet lectures so that you can easily achieve it. Now the first, understand why exemption comes. I already explained, that is in chapter number 3. अगर आपने नहीं देखा तो देखना, वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है जहाँ पर आरसीएम से लेकर सप्लाई के कंसेप्ट और किस तरीके से चार्ज और जीएसटी है वो सब बताया। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, नील रेट बताई थी। नील रेट क्यों बताई थी? इसलिए बताई थी क्योंकि एग्जिम्पशन वाला चैप्टर नील रेट के बारे में बात करता है। अगर आप एग्जिम्पशन वाले चैप्टर में फॉल कर जाते हो तो आपको टैक्स रेट नील लगेगा। नील मतलब नहीं लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एग्जिम्पशन सरकार जो है वो विड्रॉ कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एग्जिम्पशन सरकार वापस से लेकर आ जाए या फिर नई कोई इंट्रोड्यूस करे? ऑफ कोर्स हो सकता है। या चैप्टर गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जिसे चाहे इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसे चाहे बाहर निकाल सकती है। क्या बेस रहेगा एग्जिम्पशन को चैप्टर को पढ़ने का? जनरली एग्जिम्पशन के चैप्टर को पढ़ने का बेस होता है नेसेसिटी, जहां लोगों की जरूरत आ जाती है और जहां पर एक गरीब इंसान की भी जरूरत होती है उस चीज को कंसीडर करना। वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है या वहां पर ये एग्जिम्पशन का चैप्टर आता है और हमें एग्जिम्पशन देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान इज असेंशियल, वैसे ही एग्जिम्पशन में जो आइटम असेंशियल होंगे ना उस पर आपको एग्जिम्पशन दे दिया गया ताकि असेंशियल चीजों पर टैक्स ना लगे। अब देखना, एग्जिम्ड सप्लाई पर लगता है नील रेट। ऑल्सो नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते, तो ये भी इसमें नील रेट में कंसीडर किए जाते हैं। नाउ इस चैप्टर में हमें गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रखी है एक्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए सर्विसेज ही रेलेवेंट होती है तो हम लोगों को सर्विसेज ही पढ़ना है। कौन कौन से गुड्स पर एग्जिम्पशन है वो आपके नॉलेज पर्पस के लिए एक बार ठीक है, लेकिन आपको उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सीधा आप सर्विसेज पर आ जाइए, और सर्विसेज में सबसे पहली सर्विसेज है चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे कि चैरिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चैरिटी कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, तो ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो, गवर्नमेंट इसमें जीएसटी कैसे ले सकती है? और रिलीजियस एक्टिविटीज पर तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट टैक्स लगा ही नहीं सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि वो रिलीजियस मैटर है। अब मेरी बात समझना, सबसे पहला सर्विस जो है, अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटीज में रजिस्टर्ड हो, 12AB में रजिस्टर्ड हो, तो आपको यहाँ क्या नहीं पे करना पड़ता है? जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी सर्विसेज अगर एक चैरिटेबल एंटिटी द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो वो एग्जिम्ट होती है। दूसरा, रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी जो है वो हवन करवा रहे हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। उसी तरीके मंदिरों के आसपास जो रूम्स होते हैं, जो प्रीमाइसेस, बड़े बड़े हॉल होते हैं या जो शॉप्स होती हैं, अगर उनका रेंट जो है, अगर रूम और प्रीमाइसेस का रेंट जो है वो 999 यानी कि 999 है तो वो एग्जिम्ट है, और शॉप का 999 मतलब 9999 अगर है तो वो भी एग्जिम्ट हो जाएगा। उससे ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। 1000 रुपी जो रूम है और प्रीमाइसेस का है पर डे देखते हैं, और शॉप का पर मंथ रेंट देखते हैं। क्लियर इट? रिलीजियस पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? यात्रा।
वैसे ये यात्रा 2 ही संस्थाएं करवाती है तो एग्जिम्ट होता है, एक तो हज यात्रा और एक होता है कुमाऊं मंडल निगम, बस ये 2 ही। अब यहाँ पर चैरिटेबल एक्टिविटीज के रिलेटेड इन्होंने कह रखा है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज में हर एक चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं आती। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर एक चैरिटेबल सोसाइटी जो है वो क्या कर रही है, आपको कोई भी सर्विस दे रही है तो वो एग्जिम्ट हो जाता है। लेकिन सर्विसेज को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया। इन्होंने सबसे पहले पब्लिक हेल्थ को डिफाइन किया, जहाँ केयर काउंसिल हो रही है, कोई बीमार पर्सन है, कोई डिसेबल है, फिजिकल या मेंटल, कोई HIV एड्स पीड़ित पर्सन है, या फिर डिपेंडेंट फोमिंग नार्कोटिक ड्रग्स या अल्कोहल का एडिक्टेड है वो। अगर आप अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हो तो ये पब्लिक हेल्थ के मामले। जहां पर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ये पब्लिक हेल्थ की सेवाएं दे रही है तो एग्जिम्ट हो जाएगा। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर आप तक किसी को करवा रहे हो, लेकिन वो भी अबेंडन, ऑर्फेंड और होमलेस चाइल्ड को, फिजिकल और मेंटली जो अब्यूज पर्सन है, प्रिजनर को, या फिर ऐसे पर्सन जो जिनकी 560 जिनकी एज जो है वो 65 से अबाउ है और वो रूरल एरिया में रहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पर्सन जो 68 का है और वो अर्बन एरिया में रहता है और चैरिटेबल ट्रस्ट उसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज एग्जिम्ट, नहीं एग्जिम्ट। व्हाई नॉट एग्जिम्ट? जस्ट बिकॉज लिखा हुआ है रूरल एरिया। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को लेकर काम करते हो तो भी एग्जिम्ट कर देंगे। नाउ the second chapter या second service is agriculture related services. The first one, rice. Why rice? I will say you कि service by way of loading, unloading, packaging, storage or warehousing of agriculture produce is exempt. बट राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ जी, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग करते हो तो हर एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एग्जिम्ट करा गया है। लेकिन राइस जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक लिख दिया गया। आपको पता है टी और जो ग्रीन टी होती है वो भी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो उसके लिए लोडिंग अनलोडिंग एग्जिम्ट नहीं होता है। जो पल्सेस होती है, जो दालें होती है, वो भी क्या नहीं होता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है ना। अब पहली चीज तो ये बता दी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तो एग्जिम्ट है ही, साथ के साथ राइस का स्पेसिफिक दे दिया। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, एग्जिम्ट है। अब देखना यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग तो नहीं दिया 24B में, लेकिन वेयर हाउसिंग दे दिया। किसका? केरल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि अगर आप दाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन अगर आप उसका वेयर हाउसिंग स्टोरेज कर रहे हो तो वो हम GST से एग्जिम्ट करते हैं। पहले फ्यूमिगेशन एग्जिम्ट था, अब फ्यूमिगेशन एग्जिम्ट नहीं है वेयर हाउसिंग में अगर आप करवाते हो तो। कल्टीवेशन जो है, प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एनिमल्स एग्जिम्ट है, लेकिन ध्यान रखना अदर देन हॉर्स। इसके अलावा अगर आप फार्म लेबिंग है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए कुछ भी हार्वेस्टिंग, कटिंग, वो सब कुछ है, ये सारी चीजें जो है वो एग्जिम्ट। आप एग्रीकल्चर के लिए मशीनरी यूज कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के जो कमीशन एजेंट होते हैं उन पर भी GST चार्ज नहीं होता है। वो किसानों से क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। अब मेरी बात सुनना, फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउसिंग जो है वो काटा मार दो, क्योंकि वो अभी टैक्सेबल हो चुका। लेकिन अगर आप खेत में फ्यूमिगेशन करवाओगे ना तो वो एग्जिम्ट होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनिया, ठीक है, इंटरमीडिएटरी जॉब वर्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर एग्जिम्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अंडरस्टूड। मैंने चाय बता दी, ग्रीन टी और जेगरी। देखो गुड़ जो होता है ना, जो गन्ना होता है ना, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। जो गुड़ होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। दाल मैंने वैसे भी बता दी, पेडी इनटू राइस बता दिया। एजुकेशन सर्विसेज पे आ जाओ। ऐसे समझो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में से एक है और बहुत कंफ्यूज करता है। ऐसे समझो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक XYZ इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ सर्विसेज लेता है, कुछ सर्विसेज देता है। सर्विस देता किसको है? ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को। अगर उन्हें वो कोई भी सर्विस देता है किसी भी तरीके की, वो सारी की सारी एग्जिम्ट होती है। अब क्योंकि सर्विसेज देता होगा तो कुछ सर्विसेज लेता भी होगा। लेने वाली सर्विसेज में गवर्नमेंट ने 5 सर्विसेज डिफाइन कर रखी है कि अगर ये सर्विसेज लेगा तो GST में एग्जिम्पशन मिल जाएगा। पहली, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेता है। कैसे? अब मेरे को क्या करना है, अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसें लगवानी। स्कूल की कोई बस नहीं है, स्कूल ने एक बस कंपनी को बोला कि यार कुछ बसें जो है वो चाहिए, हमें रेंट पर दे दो। उसने बस को स्कूल को रेंट पर दे दिया। इन द पर्टिकुलर केस
क्या होगा, हमने क्या करी है सर्विसेज ली है उस बस कंपनी से, तो यहाँ पर हमें एग्जिम्पशन मिल जाएगा। उसी तरीके से कैटरिंग की सर्विसेज ली है किसी कैटरिंग कंपनी से, सिक्योरिटी की सर्विसेज ली है किसी पर्सन से, या फिर हमने एडमिशन एग्जाम कंडक्ट करवाने के रिलेटेड सर्विस ली है, या फिर ऑनलाइन जनरल को प्रिंट करवाने की या जनरल बनवाने की सर्विसेज ली है, दैट ऑल आर सर्विसेज जो होती है वो क्या बोला जीएसटी में एग्जिम्प्ट होती है। लेकिन यहाँ पर ये 5 सर्विसेज एग्जिम्प्ट है, इसके अलावा कोई भी छठी सर्विस लोगे ना वो टैक्सेबल होगी। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, ट्विस्ट अभी बाकी है। जो 5 सर्विसेज बताए ना उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। पहला तो होता है 12वीं तक का स्कूल या प्री स्कूल, 10वीं तक का स्कूल, 12वीं तक का स्कूल। एक होता है जो कॉलेज होते हैं या आईसीएआई जैसे सीएसीएस करवाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट। एक होते हैं वोकेशनल कोर्स करवाते जैसे आईआईएम करवाता है छोटे मोटे 15 दिन के कोर्सेज। आपने इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला जो होता है प्री स्कूल के मामले में, यानी कि 12वीं तक का स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये अगर 3 सर्विसेज लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली तो एग्जिम्प्ट हो जाएगा, कैटरिंग की सर्विसेज ली तो एग्जिम्प्ट हो जाएगा, और सिक्योरिटी की सर्विसेज ली तो एग्जिम्प्ट हो जाएगा। साथ के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाने की सर्विसेज ली तो एग्जिम्प्ट हो जाएगा। अगर आईसीएआई है तो उसे सिर्फ 2 सर्विसेज एग्जिम्प्ट होगी, एक तो एडमिशन और एग्जाम कंडक्ट करवाने की और एक ऑनलाइन जनरल की, ठीक है। और तीसरी अगर कोई वोकेशनल कोर्सेज है तो उसे सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने की सर्विस ही एग्जिम्प्ट करी गई है। दैट इज द ट्विस्ट। तो ये बात समझ में आई। नाउ अंडरस्टूड दैट हेल्थ केयर सर्विस। व्हाट इज अ हेल्थ केयर सर्विस? सबसे पहले जो जानवरों के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर जो फैसिलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो तो एग्जिम्प्ट है। दूसरा इनका कहना है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स जो हेल्थ केयर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हेल्थ केयर मतलब कि अपना हॉस्पिटल खोल के उनके पास सर्टिफाइड डॉक्टर है वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें हम एग्जिम्प्ट करेंगे। साथ के साथ कोई भी पर्सन एम्बुलेंस, नॉट ओनली हॉस्पिटल, कोई भी अगर एम्बुलेंस की सर्विसेज दे रहा होता है तो भी हम उसे जीएसटी में एग्जिम्प्ट करते हैं। कोर ब्लड बैंक जो है उसे काटा मार दो, अभी वो हटा दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पर समझना, पेज नंबर 30 पर आते हैं। डिजीज, ये हेल्थ केयर सर्विसेज आपको दिख रही होगी। यहाँ समझना, अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था हॉस्पिटल में रूम का कोई भी चार्ज एग्जिम्प्ट हो जाता था, लेकिन आज की तारीख में इन्होंने बोला है कि अगर आप हॉस्पिटल में रूम लेते हो, क्या बोला, अगर आप हॉस्पिटल में रूम लेते हो, अगर वो रूम आईसीयू या सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के अलावा है और अगर उसका रूम रेंट जो है वो 5,000 रुपए से एग्जिट कर जाता है तो फिर जीएसटी लगेगा। यानी 5,000 रुपए तक जीएसटी नहीं लगेगा, उससे ज्यादा होगा तो जीएसटी हम लेंगे, इनका ये कहना है। तो पहले क्या होता था हेल्थ केयर की सारी सर्विसेज एग्जिम्प्ट थी। आज की तारीख में अगर रूम रेंट 5,000 रुपए तक है तो ही हम एग्जिम्प्ट करेंगे। अगर आईसीयू या एनआईसीयू वाले मामले है तो फिर तो हम पूरा एग्जिम्प्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका तो ऑब्वियस सी बात है रूम रेंट या रूम चार्जेस जो होगा वो ज्यादा ही होगा। अब हमारे यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस किन किन में हो सकती है रिकॉग्नाइज सिस्टम, हमारे यहाँ एलोपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी और एनी अदर। लेकिन रेकी जो है वो इंडिया का या फिर रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। रेकी जो है वो जापान का होगा, इंडिया का नहीं है, ठीक है। रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड इन पेशेंट, देखो इन पेशेंट को ही आप क्या करोगे, रूम प्रोवाइड करोगे तो हम एग्जिम्प्ट करेंगे। इन पेशेंट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, आउट पेशेंट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में सिर्फ चेकअप के लिए आता है, ठीक है। सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जिम्प्ट होता है। हॉस्पिटल की कैंटीन है, इन पेशेंट के लिए कुछ भी फूड मंगवाया वो तो एग्जिम्प्ट हो जाएगा। आउट पेशेंट ने वहां पर खाना खाया वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज देती है, देखो सर, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी। अगर सरकार कोई भी सर्विसेज देती है, ठीक है, पंचायत, म्यूनसिपालिटी, तो एग्जिम्प्ट होता है। इसके अलावा सरकार कोई भी सर्विसेज देती है वो एग्जिम्प्ट होता है, लेकिन इन 4 को छोड़कर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की, ये जो सर्विसेज है ये जो है वो क्या होती है, ये टैक्सेबल होती है। इसके अलावा सरकार कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो एग्जिम्प्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कंसिडरेशन जो है वो 5,000 रुपए से एग्जिट नहीं करता है तो सरकार की सारी सर्विसेज एग्जिम्प्ट है, लेकिन ये 5 सर्विसेज को छोड़कर, ठीक है, 4 सर्विस, 3, हाँ 4 जो भी लिखी हुई है ऊपर उनको छोड़कर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन वाली, ठीक है।
गवर्नमेंट क्या करती है समझना। अच्छा, एक ऊपर वाला सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम, तो ये ओल्ड एज होम का मतलब क्या, अगर सरकार या चैरिटेबल ट्रस्ट जो है 60 ईयर या उससे अबाव के पर्सन के लिए ओल्ड एज होम चलाती है और वहाँ का जो कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर जो आपका चार्जेस लगता है वो 25,000 रुपए तक है, तो हम जीएसटी में एग्जिम्ट करते हैं। एक और है कि अगर जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लोन देती है बैंक और गवर्नमेंट गारंटर बनता है, तो ऐसे में भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आ जाता है पासपोर्ट वीजा दिलवाने की सर्विसेज, टॉलरेंस नॉन परफॉर्मिंग के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, या फिर ये, तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज एग्जिम्पशन लिस्ट में कवर होती है। Now, construction services. Services provided by way of pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting, or repair, maintenance, renovation, or alteration of a civil structure or any other original work pertaining to the beneficiary lead individual house construction or enhancement under Housing for All मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपने कोई भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी है तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या किया है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किसको किया है, ट्यूबवेल लगाने के लिए, ट्यूब फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट को, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली है, किसके लिए ली है, एक सिंगल रेजिडेंट यूनिट अदर देन अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाना था, आपको तो अपने लिए घर बनवाना था, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू अ डेवलपर आर एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट द कंस्ट्रक्शन प्लेट्स आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, टैक्सेस पेड ऑन देम। तो यहाँ पर अगर आपने पहले ही बेच दिया था और टैक्स पे कर दिया था, तो हम यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं इसमें। नाउ द 7 सर्विसेज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज कहता है कि अगर आप हवा में उड़ के इन देशों या इन स्टेट्स देश या इन स्टेट्स की सैर करते हो तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। क्यों ऐसे बोले, क्योंकि ये स्टेट्स पे रोड जो है वो इतने अच्छे नहीं है, यहाँ पर प्लेन की जो सेवा है वही असेंशियल होती है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ अगर आप प्लेन के थ्रू जा रहे हो हम जीएसटी नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर आप नॉन एसी यानी कि नॉन एसी वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में जाते हो, रेडियो टैक्सी या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म पर्पज नहीं होना चाहिए, ठीक है, या चार्टर और हायर चार्टर नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मली आप नॉन एसी की अगर सर्विसेज ले रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आपको एग्जिम्पशन मिल जाएगा, और अगर स्टेट की कोई नॉन एसी गाड़ियां हैं तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। अब इनका कहना है कि रीजनल एक्टिविटी यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स के थ्रू, जो उड़ान स्कीम के थ्रू जो एयरपोर्ट्स बनाए गए थे 3 इयर्स तक डेट ऑफ कमेंसमेंट से वहां जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ बोला गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट एकोमोडेशन बिलोंगिंग टू। अगर आप रेलवे से जा रहे हो तो ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट क्लास में या एसी कोच में जाते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ता है, इसके अलावा जीएसटी नहीं देना पड़ता है। मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे में जाओगे नहीं देना पड़ेगा, इनलैंड वाटरवे में जाओगे नहीं देना पड़ेगा जीएसटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, क्योंकि टूरिज्म पर्पस के लिए चाहे बस करो, वेसल करो, प्लेन करो, सब करो, टैक्स लगता है। अदर देन अगर आप कर रहे हो तो एग्जिम्प्ट होता है। मीटर कैब और ऑटो रिक्शा जो होता है वो भी एग्जिम्प्ट होता है। नाउ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो तो एग्जिम्प्ट होता है, लेकिन अगर जीटी या कुरियर एजेंसी है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू करोगे तो भी एग्जिम्प्ट हो जाएगा। अगर आप रेलवे और वेसल के थ्रू करते हो, देखो रेलवे और वेसल के थ्रू करते हो तो अगर वो रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हो तो एग्जिम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस मटेरियल लेके जा रहे हो एग्जिम्प्ट हो जाएगा, न्यूज़पेपर मैगजीन्स लेके जा रहे हो एग्जिम्प्ट हो जाएगा। ये रेलवे इक्विपमेंट को काटा मार दिया इन्होंने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकर जा रहे हो एग्जिम्प्ट हो जाएगा। मिल्क, ग्रेन या फूड्स लेकर जा
रहे हो या ऑर्गेनिक मैन्योर लेकर जा रहे हो, एग्जिम्ट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, अगर जीटीए जो है, वैसे जीटीए जो है अगर कोई सर्विसेज दे रही है, अगर वो जीटीए की सर्विसेज वैसे तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकर जा रही है तो हम क्या करेंगे, उसे एग्जिम्ट कर देंगे। मिल्क, सोल्ट या फूड ग्रेन लेके जा रही है, ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जा रही है, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स तो हम एग्जिम्ट कर देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आइटम सिविलियन लेके जा रही है वही आइटम अगर हमने जीटीए के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करवाया तो हमें एग्जिम्पशन मिल जाएगा, हमें एग्जिम्पशन मिल जाएगा। जो काटा मार रखा है 750 1500 वाला वो काटा है, वो अब वो हट चुका है, तो कंफ्यूज मत रहना। अगर जीटीए जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, और ये अगर ये फैक्ट्री, सोसाइटी, ये सब कुछ है, तो क्योंकि ये अगर ये है तो फिर वो जो है अनरजिस्टर्ड को सर्विस प्रोवाइड की जाती है जीटीए के द्वारा, वो एग्जिम्ट होता है, ठीक है। और इन सबको प्रोवाइड करता है ना सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, तो आरसीएम में इनको टैक्स पे करना पड़ता है। अब आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। सर्विसेज बाय वे ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस, अगर सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी तो ये हट चुका है कि आरबीआई कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो एग्जिम्ट होता है, तो इसे काटा मार दो। सर्विसेज अगर दी जाती है डिपॉजिट करवाने या लोन और एडवांस के रिलेटेड बैंक, वैसे भी तो वो एग्जिम्ट होता है। फॉरेन करेंसी का सेल, वो भी एग्जिम्ट होता है, ठीक है। बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हो, एग्जिम्ट होता है। क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हो, 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन होता है, सिंगल ट्रांजेक्शन, तो एग्जिम्ट होता है। इसके अलावा आईएफएससी में अगर कोई ट्रांजेक्शन किए जाने फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो वो एग्जिम्ट होते हैं। आईएफएससी, एफडी करवाई, वो भी एग्जिम्ट ही होता है। नाउ लाइफ इंश्योरेंस, अब मेरी बात समझना, अगर नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू अगर आपका इंश्योरेंस है वो एग्जिम्ट होता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अलावा अगर एयरफोर्स ग्रुप फंड इंश्योरेंस है, कोस्टल गार्ड इंश्योरेंस है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी जिसके अंदर इंश्योरेंस था, या फिर आपका जनाश्री बीमा या फिर आम आदमी बीमा योजना है, और एक लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, उसमें मिनिमम अमाउंट कवर अगर 2 लाख रुपए तक तो होता है तो भी एग्जिम्ट होता है। बाकी सारी जो गवर्नमेंट की योजना है वो क्या है, एग्जिम्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ नाम दे रखे हैं, इंश्योरेंस, पीएफ, कोल माइंस, ये सब खाली एक बार आईआरडीएफ, ये तो हट चुका है, और सेबी भी हट चुका है, दोनों हट चुके हैं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ये सारे इंश्योरेंस बिजनेस के नाम दे रखे हैं, कुछ भी इंश्योरेंस है तो एग्जिम्ट कर देने का। पेंशन स्कीम जो आती है अटल पेंशन योजना के थ्रू है, तो पेंशन क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च करी ना, उन्होंने गवर्नमेंट ने उस स्कीम को बाहर कर रखा है। बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पर एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट ऑफ रूरल एरिया ब्रांच, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है और वो भी रूरल एरिया ब्रांच में अकाउंट्स खुलवाने से रिलेटेड, तो वो एग्जिम्ट हो जाएगा। अगर ये अर्बन होता तो वो टैक्सेबल होता। इसी तरीके से अगर इंटरमीडिएटरी सर्विस दी जा रही है ऊपर वाले को रूरल एरिया ब्रांच में, तो वो एग्जिम्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इंश्योरेंस कंपनी को दी जा रही है, वो भी रूरल एरिया में, तो एग्जिम्ट हो जाएगा। मतलब ये लोग अगर रूरल एरिया के लिए सर्विस दे रहे हैं तो हम उसे एग्जिम्पशन की लिस्ट में कवर कर रहे हैं। अगर एरिया अर्बन रहा तो एग्जिम्पशन की लिस्ट में कवर नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे सरकार को आपने प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है ना, तो वो जो होती है वो एग्जिम्ट होती है, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, उसमें गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, लेकिन गुड्स का कंपोनेंट सिर्फ 25% इन वैल्यू है, तो वो भी एग्जिम्ट कर दी। फेयर प्राइस शॉप जो होती है, जो दुकानें होती हैं जहाँ पर सस्ता राशन मिलता है, वो दुकानों तो एग्जिम्ट है। नाउ लीज सर्विसेज, तो ठीक है। लीगल सर्विसेज, देखो लीगल सर्विसेज सिंपल सा फंडा है। लीगल सर्विसेज कहता है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है, आर्बिनल ट्रिब्यूनल जो होता है एनी अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, क्योंकि अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है और एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वहां तो टैक्सेबिलिटी आ जाती है, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो वो हम क्या करेंगे, एग्जिम्ट करेंगे। साथ के साथ अगर हमने सरकार को दी है सर्विसेज बाय, तो भी एग्जिम्ट कर देंगे। पार्टनरशिप, फर्म ऑफ एडवोकेट
एडवोकेट और इंडिविजुअल ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट है तो भी, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एज एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, तो भी हम क्या करेंगे, उसे एग्जिम्ट कर देंगे, उस सर्विसेज को एग्जिम्ट कर देंगे। सीनियर एडवोकेट जो है वो किसी भी पर्सन को सर्विस देता है अदर देन बिजनेस एंटिटी, क्योंकि अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी और ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जिसका टर्नओवर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अबव हो जाएगा, तो उसके ऊपर तो वैसे भी आरसीएम में क्या हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए ऐसे समझने की कोशिश करो थोड़ा, ऐसे समझने की कोशिश करो थोड़ा कि मान लो मैं लॉयर हूँ, अगर मैं लॉयर हूँ और मैं सामने वाला मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं उसे सर्विस देता हूँ, अगर वो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका बेसिक टर्नओवर देखा जाएगा कि उसका टर्नओवर इस टर्नओवर की लिमिट से अबव है तो उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, हाँ ऐसा है, तो फिर ऐसे में आरसीएम में वो टैक्स पे करेगा। लेकिन मेरे सामने तो एक ऐसा बंदा खड़ा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसका लिमिट नहीं बनता था, उसने तो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लिया, ऐसे पर्टिकुलर मामले में आरसीएम में ना उसकी लायबिलिटी आएगी और ना ही मुझे जो है वो टैक्स पे करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एग्जिम्प्ट हूँ। तो व्हाट वी एक्चुअली सी लीगल केस में हम उसका टर्नओवर देखते हैं कि 20 लाख या 40 लाख से अबाव होने पर उसने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, वो भी आरसीएम के थ्रू। लेकिन अगर एक सीनियर एडवोकेट जो होता है, एक सीनियर एडवोकेट एक फर्म ऑफ एडवोकेट को कोई सर्विस देता है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म ऑफ एडवोकेट जो होती है वो लायबल होती है टैक्स पे करने के लिए। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में इतना ही है कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो होती है, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और अगर वो पंचायत, युवा, क्रीड़ा और ओलंपियाड एसोसिएशन है तो एग्जिम्ट हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं कि एनएसडीएल करवा रही है, स्किल इंडिया करवा रहा है, तो ये जो है जो गवर्नमेंट कुछ चीजें निकालती है लोगों की भलाई के लिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है एग्जिम्ट हो जाएगा। अगर कोई आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट क्लासिकल डांस करता है और उसका जो कंसिडरेशन है वो 1.5 लाख रुपए तक होता है तो एग्जिम्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वो किसी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करती है तो फिर वो टैक्सेबल होगा। डांस में क्लासिकल एग्जिम्ट, इसके अलावा कोई और एग्जिम्ट नहीं है। आप जो है ना वो क्लासिकल नहीं, आप तो आइटम सॉन्ग कर रहे हो तो इट इज नॉट अ एग्जिम्ट, ठीक है। अब आता है राइट ऑफ एडमिशन ऑफ वेरियस इवेंट्स, जैसे आप जा रहे हो म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व में, तो वो एग्जिम्ट होता है। इसके अलावा एडमिशन इन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो होता है वो भी एग्जिम्ट होता है। अगर आप सर्कस, डांस, थिएटर ये सब देखने जा रहे हो और अगर आपका वहाँ का पर डे पर परफॉर्मेंस पर पर्सन जो है वो 500 रुपए तक का ही टिकट चार्ज है, तो फिर वो जीएसटी से क्या हो जाता है, एग्जिम्ट हो जाता है। सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, तो ये यूनियन, ट्रेड यूनियन है या फिर ऐसे कुछ है, तो यहाँ पर इनका एग्जिम्पशन है। साथ के साथ ये बोला है कि 7,500 पर पर्सन पर मेंबर से अगर लिया जाता है चार्जेस 7,500 अप टू, तो एग्जिम्ट होता है। वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ फार्म लिविंग और 1,000 रुपये कंसिडरेशन और मेंबरशिप भी। अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन एंटिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लेबर के रिलेटेड, और वहाँ के मेंबर की फीस जो है वो 1,000 रुपये पर मेंबर है, तो एग्जिम्पशन दिया गया है। मेंबरशिप चार्ज जनरली आप कह सकते हो। ये कुछ अदर एग्जिम्पशन से ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डवेलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। अब यहाँ पर एक बात समझना, जो होटल होती है उसके लिए एग्जिम्पशन को अभी काटा मार दो, क्योंकि ये एग्जिम्पशन हटा चुकी है। अब तो सारी जो होटल्स है वो क्या हो जाएगी कि जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। यहाँ पर भी पहले रेंट फॉर रेजिडेंशियल डवेलिंग यूज फॉर रेजिडेंस एग्जिम्ट हुआ करता था, अब यहाँ उल्टा हो चुका है। यहाँ ये कहते हैं कि अगर जो रहने वाला घर में रेंट पर लेने वाला पर्सन रजिस्टर है तो उसके ऊपर आरसीएम में लायबिलिटी है कि वो जीएसटी पे करे, जो मैंने आपको आरसीएम में भी बताया था। रोड, ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, वहाँ जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
इनक्यूबिटीज जो होता है जहाँ का टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपए तक का ही है उसका, तो उसको एफएसएसआई भी काट दिया इन्होंने, हटा दिया। सॉर्टरिंग ऑफ एनिमल्स अभी तो है, भी उस पे जीएसटी लगता है। एक ये देखना, सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। सर्विसेज बाय यानी कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के द्वारा अगर कोई सर्विसेज दी जाती है वो एग्जिम्प्ट होता है। सर्विसेज टू अगर आप उसे कोई सर्विसेज दे रहे हो तो वो एग्जिम्प्ट नहीं होता है, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट है, यहाँ पर आओ, ये अमेंडमेंट देखना। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इसे हटा दिया है कि पहले अगर आर्ट कल्चर या फिर कोई चैरिटेबल एंटिटी जो है 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड थी वो रहती थी। आज की तारीख में इतना ही रह गया है कि अगर ट्रेनिंग और कोचिंग जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के रिलेटिंग अगर कोई इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती है, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स जो होता है वो किसी चैरिटेबल के द्वारा दिया जाता है तो एग्जिम्प्ट होता है। इसका मतलब तो ये रहा कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इंडिविजुअल दे रहा है और स्पोर्ट्स एक चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है तो एग्जिम्प्ट है, बाकी एग्जिम्प्ट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वो सारी सर्विसेज जो है वहां तो काटा मार दिया। अब इनका कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ ये सर्विसेज एग्जिम्प्ट है जिसमें पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट आता है जिसका वेट जो है वो लेस देन 10 ग्राम है। ट्योर ऑपरेटर सर्विसेज जो है वो कहता है कि भाई साहब यहाँ ऐसे समझो, ट्योर ऑपरेटर कहता है कि अगर अगर इंडिया का कोई ट्यूर ऑपरेटर है और वो ट्यूर डिजाइन करता है किसी फॉरेन पर्सन के लिए, किसी फॉरेन पर्सन के लिए, और जैसे मान लो उसने 5 दिन का ट्यूर बनाया, 3 दिन इंडिया में है और 2 दिन नेपाल में है और 1 लाख रुपए का चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिबिशन कितना मिलेगा, तो इसने बोला कि एग्जिबिशन मिलेगा जितने दिन वो आउटसाइड इंडिया रहा, जितने दिन वो आउटसाइड इंडिया का आपने ट्यूर पैकेज किया उतना एग्जिबिशन आपको मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और अगर और मैक्स टू मैक्स इनका कहना है 50%, मैक्स टू मैक्स इनका कितना कहना है 50%। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप एक ट्यूर ऑपरेटर हो और एक किसी फॉरेन टूरिस्ट का ट्यूर ऑपरेट कर रहे हो, वो इंडिया भी आता है बाहर भी आता है, तो जितना टाइम बाहर रहता है उतना हम उसे एग्जिबिशन दे देंगे, लेकिन उसके टोटल जो कंसिडरेशन उसे मिलता है उसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट नेशनल परमिट्स होते हैं वो एग्जिम्प्ट होते हैं, जैसे अभी तो वो लग गया ना, कार्ड सिस्टम हो गया। होटल बता दिया मैंने, रिजर्व बैंक वाली काटा माने वही लगवा दिया, IRDA बता दिया था, एससे भी बता दिया था, लीजिंग ऑफ एसेट्स बताया था, लाइसेंस फूड FSSI बता दिया था, GSTN कटवा रखा, ये सारी जो काट रखी है वो फ्यूमिगेशन बता दिया, स्लॉटरिंग बता दिया, कोल ब्लड बैंक, बायोमेडिकल वेस्ट। हाँ सर, बायोमेडिकल वेस्ट पहले एग्जिम्प्ट था, आज की तारीख में एग्जिम्प्ट नहीं है। सो मेन जो एग्जिबिशन है, मेजर एग्जिबिशन जो मैंने आपको बताया है, आपको सिर्फ उन्हीं पर ध्यान रखना है बस। आपका ये चैप्टर जो है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे आई थिंक टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो भी है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और आपको सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दैट इज अ वेरी मेन थिंग।